बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओहम लॉ। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का ये एक बुनियादी लॉ है। ओहम लॉ के मुताबिक किसी भी सर्किट में से गुजरने वाला करंट उस सर्किट के सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस सर्किट की रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये याद रखें कि सर्किट की फ़िज़िकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि ओहम लॉ के मुताबिक किसी भी सर्किट में से गुजरने वाला करंट उस सर्किट के सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस सर्किट की रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्तिया के सर्किट की फ़िज़िकल कंडीशन चेंज ना हो। तो ओहम लॉ के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो वोल्टेज और करंट के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करता है, तो रिलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इसको हम देखते हैं। इसमें वो ये कहता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, दूसरे हिस्से के अंदर जो वो ताल्लुक़ बयान करता है वो रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान करता है। यानी इसमें वो ये कहता है कि जो करंट जो है ना वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, ये ओहम लॉ के दो अहम हिस्से हैं। ठीक है, यानी ओहम लॉ के ये दो हिस्से हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ओहम लॉ के अंदर है वो ये है कि सर्किट की फ़िज़िकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फ़िज़िकल कंडीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि सर्किट का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के चेंज होने से और टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस क्यों चेंज होती है, ये टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है तफसील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास ओहम लॉ के दो जो है पार्ट बन गए यहाँ पर, यानी कि दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन गई है ओहम लॉ के। अब नेक्स्ट जो है हम देखें, हमने कंबाइन किया है इक्वेशन 1 और 2 को। हमने ये जो पिछली दोनों इक्वेशन है इनको हमने इकट्ठा कर लिया है। तो हमारे पास जो कंबाइन इक्वेशन बनी है वो क्या बना है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके हमने इसकी जगह एक कांस्टेंट के लगा दिया। ठीक है जी, इस इक्वेशन से इस साइन को हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इसकी जगह हमने कांस्टेंट के लगा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो I इज इक्वल टू वी इंटू के ओवर आर बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम के की वैल्यू लेने के लिए हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तमाम को यूनिटी रखेंगे। ठीक है, यूनिटी के ऊपर जो है के की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू यूनिटी रखते हैं तो के की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये याद रखें कि हेयर के इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ पर के कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास जो है जो फार्मूले बनते हैं ओहम लॉ से उनको हम देखते हैं। ठीक है, ओहम लॉ जो है वो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है हमें रिलेशन बताता है। पहला जो फार्मूला बना है वो हमारे पास ये बना है कि I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, यानी करंट जो है वो बराबर है वोल्टेज तकसीम रेजिस्टेंस। ठीक है जी, एक फार्मूला ये बन गया है। दूसरा जो फार्मूला बना है वो है रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। ठीक है, R इज़ इक्वल टू वी ओवर I। ठीक है, इसके बाद जो वोल्टेज का जो फार्मूला बना है वो क्या बना है कि वोल्टेज बराबर है I इंटू आर, यानी करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह करके ओहम लॉ से हमारे पास तीन इक्वेशन बनती हैं, तीन मुख्तलिफ इक्वेशन बनती है। अगर आप इन इक्वेशनों में देखें, हर इक्वेशन के अंदर जो है तीन वेरिएबल हैं। ठीक है, ये जो I, R और V जो है यानी करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो है ये वेरिएबल है। हर इक्वेशन के अंदर तीन वेरिएबल है। अगर इनमें से हमें कोई दो वेरिएबल मालूम हो तो उससे हम तीसरे वेरिएबल को आराम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें अगर देखें हम तो इसकी सिंपल सी मिसालें हैं। अब इस मिसाल के अंदर वो कह रहा है कि वॉल आउटलेट सप्लाई है और इसकी जो वोल्टेज है वो 110 है और ये एक टीवी को सप्लाई दे रहा है। ठीक है, टीवी की जो रेजिस्टेंस है वो 2200 ओम है। तो वो ये कहता है कि टीवी में से कितना करंट गुजरेगा। सबसे पहले तो हमें वोल्टेज हमें पता है कि 110 वोल्ट है। दूसरे नंबर पे टीवी की रेजिस्टेंस उसने दी हुई है, रेजिस्टेंस जो है वो 2200 ओम है। ठीक है, इसके बाद हमने करंट मालूम करना है इसमें से। तो यहाँ पर
जो है हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, करंट वाला फार्मूला लगाएंगे। पिछली 3 इक्वेशन में से हमने ये देखना है कि यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यानी कि वोल्टेज हैं और रेजिस्टेंस है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करके हम इस टीवी में से गुजरने वाले करंट को निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, V की जगह हमने 110 पुट कर दिया है और R की जगह हमने 2200 पुट कर दिया, यानी 110 तकसीम 2200। तो इसका जो आंसर आता है वो 0.05 अम्पेयर आता है, यानी इतने अम्पेयर करंट जो है 0.05 अम्पेयर जो करंट है वो टीवी में से गुजर रहा है। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में वो ये कहता है कि एक इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन किसको कहते हैं, इस्त्री को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं। ठीक है जी। एक इस्त्री है जो कि 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ी हुई है और वो जो करंट ले रही है ना उससे वो 2.2 अम्पेयर ले रही है। ठीक है। अब वो कहता है फाइंड इट्स हार्ट रेजिस्टेंस। अब ये हार्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, गर्म हालत के अंदर इस्त्री की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम हार्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास करंट है, करंट कितना है 2.2 अम्पेयर है, वोल्टेज उन्होंने दिए हुए हैं 220 वोल्ट दिए हुए हैं और हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो पिछली 3 इक्वेशनों में से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो R इज इक्वल टू वी ओवर आई। ठीक है, वोल्टेज तकसीम बाई करंट। तो वोल्टेज की जगह हम 220 डालेंगे और करंट की जगह हम 2.2 अम्पेयर डाल देंगे। तो इस तरह हमारे पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो 100 ओम आ जाएगी। इसी तरह अगर आप किताब के ओम लॉ के एंड पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगी। ये 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पर नमूने के लिए शामिल की थी। बाकी मज़ीद एग्जांपल जो है वो आपको, जो मैंने आपको बुक बताई थी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय खालिद महमूद गोंदल एंड मोहम्मद हफीज़ जाहिद, उसमें से आप देख सकते हैं। तो ओहम लॉ करने के बाद एग्जांपल आपने लाजमी करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आपको ओहम लॉ जो है वो जल्द अज जल्द क्लियर होगा। ठीक है, इसकी तकरीबन 10 या 12 एग्जांपल मज़ीद दी हुई हैं किताब के अंदर। तो किताब के अंदर से आप इसकी मज़ीद एग्जांपल जो है कर सकते हैं और ये इंतहाई आसान एग्जांपल है। इसमें सिर्फ आपने मल्टीप्लाई या डिवीजन करनी है। ठीक है, और कोई बड़ी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है जी, इस तरह करके आप ओहम लॉ को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, ओहम लॉ एक बेसिक लॉ है, इसको समझने की कोशिश करें अच्छी तरह, और इंतहाई आसान लॉ है ये। अगर ये आपको समझ आ जाएगा तो आपको 3 चीज़ों के अंदर रिलेशन समझ आ जाएगा, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अंदर, और यही रिलेशन आगे पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक या नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।